दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सकून। दोपहर के खाने का समय होने वाला था। श्याम सुंदर जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी अचानक से बाहर आसमान में काले काले बादल छा गए। थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी। मौसम बहुत ही खुशनुमा सा हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी गीता से कहा, सुनो जी, लगता है आज बारिश आने वाली है। गीता ने कहा, अब बारिश का मौसम है तो बारिश तो आएगी ही। यह बताइए कि आपके घुटने का दर्द कैसा है? श्याम सुंदर जी ने कहा कि अब तो पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। वैसे भी आप मेरा इतना ध्यान रखती हो तो भला क्या हो सकता है। गीता जी मुस्कुरा उठी। तभी झिम झिम बारिश शुरू हो गई। मिट्टी से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी। श्याम सुंदर जी ने कहा कि आज बहुत दिनों के बाद बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसे मौसम में पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। जरा अपने स्पेशल वाले पकौड़े बना दो ना। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। याद है शादी के बाद शुरुआती दिनों में जब मैं ऑफिस से आता था तब तुम कितनी बार मेरे मनपसंद की पकौड़े बना कर रखती थी। गीता जी भी पुरानी यादों में खो गई और कहने लगी कि आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर ले आती हूँ। फिर खाने के साथ हम थोड़े थोड़े पकौड़े भी खा लेंगे। वैसे भी बुढ़ापे में ज्यादा तेल मसाला खाना हजम भी कहाँ होता है। श्याम सुंदर जी मुस्कुरा दिए और गीता जी रसोई में गुनगुनाती हुई पकौड़े तलने लगी। पति की खुशी से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं था। दोनों पति पत्नी ने खाने के साथ थोड़े पकौड़े भी खाए। शाम को जब उनकी बहू नैना ऑफिस से घर आई और रसोई में गई तो उसने देखा कि कढ़ाई में तेल बचा हुआ था और स्लैब पर भी थोड़े से बेसन बिखरे हुए थे। यह देखकर उसे कुछ शक हुआ। उसने अपनी सास को बुलाकर पूछा कि यह सब क्या है। तो गीता जी ने कहा कि बहू, बारिश का मौसम है ना, तुम्हारे ससुर जी को पकौड़े खाने की इच्छा हो रही थी तो मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए थे। यह सुनकर नैना गुस्से से आग बबूला हो उठी और कहने लगी कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ससुर जी कभी भी मुंह उठाकर कुछ भी फरमाइशें कर देंगे और आप रसोई में आकर राशन बर्बाद करेंगी। आपको पता है कि आजकल राशन कितना महंगा हो गया है। हम दोनों पति पत्नी मिलकर कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर घर का खर्चा चल पाता है। आप लोग तो बुढ़ापे में आराम से घर पर बैठ गए हैं। ससुर जी ने अपनी जिंदगी में कभी कोई ढंग का काम तो किया नहीं। पता नहीं कौन सी दुकान पर हिसाब किताब लिखने का काम करते थे। अरे, कहीं ढंग की नौकरी की होती तो पेंसिल वगैरह ही मिल गई होती, लेकिन नहीं। जाने दीजिए, हम लोग घर संभाल रहे हैं ना। मगर जब ससुर जी को पेंसिल नहीं मिलती है तो फिर आप लोग आज अकेले कितना तेल और राशन खा गए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग यहाँ अपनी जीभ के हाथों मजबूर होकर राशन पानी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यह सब सुनकर गीता जी अवाक रह गईं। उन्होंने धीरे से कहा, अरे बहू, यह सब रोज थोड़ी ना होता है। वह तो आज बारिश हो रही थी ना, तो इसीलिए। नैना तपाक से बोली, बारिश तो रोज ही होगी। आप लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं तो अब रसोई में ताला लगा कर जाऊंगी। यह सब सुनकर गीता जी के होश ही उड़ गए। इधर उनके पति श्याम सुंदर जी भी अपमानित हो गए। इससे ज्यादा तो वह दुखी हो गए थे कि उनकी वजह से उनकी पत्नी को आज कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। उनकी बूढ़ी आंखों में पानी आ गया था। इधर गीता जी भी अपने पति के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फिलहाल उन्हें बहुत तेज रुलाई आ रही थी और वह अपने पति के सामने रोकर उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह चुपचाप उठकर बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। उधर उनके पति भी तकिए में मुंह छिपाकर सिसक रहे थे। इन दोनों की तकलीफ की परवाह किए बिना नैना गुस्से में डिनर बनाने की तैयारी किए जा रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बूढ़े सास ससुर के दिल पर आज क्या बीत रही होगी। जब रात के 9 बज गए, प्रशांत ऑफिस से आया तो घर में एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन तो उसके माता पिता को खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। इसीलिए वह लोग अपने कमरे में
चले गए थे। प्रशांत ने खाने के टेबल पर बैठकर अपनी पत्नी से पूछा, नैना, अम्मा बाबूजी ने खाना खा लिया ना? तो नैना मुंह बनाते हुए झूठ बोलने लगी। अरे, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, यह पूछने से पहले तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। वैसे उन्होंने खा लिया है, तुम्हें तो बस अपने अम्मा बाबूजी की फिक्र ही लगी रहती है। पत्नी के बारे में तो तुम सोचते ही नहीं हो, वह तुनकते हुए बोली। तो प्रशांत कहने लगा, अच्छा बाबा, चलो बताओ तुम कैसी हो तुम? तो नैना कहने लगी, ठीक नहीं हूँ यार, एक तो दिन भर ऑफिस का काम करो, फिर आकर घर के काम करो, कितना थक जाती हूँ मैं। और तुम्हारी माँ रसोई के कामों में भी मेरी मदद नहीं कर पाती है। प्रशांत कहने लगा, घर आते ही तुम शिकायत का पुलिदा लेकर मत बैठ जाया करो यार, पहले मुझे चैन से खाना तो खाने दो। नैना उसे खाना परोसने लगी, लेकिन मन ही मन वह बड़ी खुश थी कि आज उसकी फटकार के बाद दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए ही सो गए थे। वह सोचने लगी कि दिन में पकौड़े उड़ाए थे ना, तो रात का राशन तो बचना ही चाहिए। वह मन ही मन प्रसन्न थी। अगली सुबह प्रशांत समय से ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। उसके बाद नैना ने अपने सास ससुर का खाना निकालकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। पीने का पानी भी उसने वहीं लाकर रख दिया और उसके बाद उसने रसोई के दरवाजे पर ताला लगा दिया। गीता देवी भी कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वह लोग तो वैसे भी अपने बेटे बहू के ऊपर ही निर्भर थे, तो फिर उन्हें बुढ़ापे में अब अपने बेटे बहू के हिसाब से ही तो जीना था। वह अपने बेटे से बहू की शिकायत भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि बात बिगड़ेगी तो इसका सीधा असर उन दोनों पर ही होगा। और अब वह इस बुढ़ापे में घर में बहू बेटे से और अपमानित नहीं होना चाहती थी। उन्हें अच्छे से पता था कि नैना अपनी बातों में बहला फुसला कर प्रशांत को तो मना लेगी, लेकिन उसके बाद वह उन लोगों पर और भी अत्याचार करना शुरू कर देगी। ऊपर से श्याम सुंदर जी की तबीयत भी कुछ ज्यादा खास ठीक नहीं रहती थी, तो वह अपने पति को और ज्यादा तनाव में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वह खामोश ही रह गई। नैना आराम से रसोई के घर के दरवाजे पर ताला लगाकर ऑफिस चली गई। आज उसे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था कि उसने अपने सास ससुर को सबक सिखाया था। शाम को तो वैसे भी वह प्रशांत से पहले ही घर आ जाती थी, इसीलिए प्रशांत को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसकी पत्नी रसोई में ताला लगाकर ऑफिस जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। रसोई घर पे लगा हुआ ताला गीता देवी जी को हमेशा मुंह चिढ़ाता हुआ सा लग रहा था। नैना जब अपनी सास का उतरा हुआ चेहरा देखती थी तो उसके मन को बड़ा सुकून मिलता था। फिर एक दिन उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि एक दिन अचानक से ही दोपहर को नैना की माँ सुजाता जी उसके घर पहुँच गयी। सुजाता जी को देखकर गीता जी बड़ी खुश हुई और उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें घर के भीतर बुलाया। सुजाता जी ने कहा कि मैं इधर पास में ही अपनी एक सहेली से मिलने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी मिलती चलूं। गीता जी ने कहा कि यह तो आपने बहुत बढ़िया किया, मैं भी बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहती थी। गीता देवी जी ने उन्हें एक गिलास पानी लाकर दिया। फिर वह कहने लगी कि मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वह अपना पुराना सा छोटा वाला मोबाइल उठाकर बालकनी में चली गयी। वह थोड़ी परेशान सी लग रही थी। सुजाता जी को समझ में नहीं आया कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। जब काफी देर तक गीता जी बालकनी से वापस नहीं आई तो सुजाता जी ने उन्हें देखने के लिए बालकनी में पहुंची। वहां पर उन्होंने देखा कि गीता जी बार बार किसी को फोन लगा रही थी और फोन कोई उठा नहीं रहा था। गीता जी ने एक बार और कोशिश की, इस बार फोन उठा लिया गया। गीता जी ने दबी हुई जुबान में कहा, बहू तुम ना वो रसोई की चाबी। नैना उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, अच्छा तो आपने रसोई की चाबी के बारे में बात करने के लिए मुझे फोन लगाया है। चुपचाप फोन रखिए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। गीता जी ने उसे फोन लगाकर बताना चाहा कि उसकी माँ आई हुई है और उनकी खातिरदारी के लिए उन्हें रसोई में जाना है। वह जल्दी से घर आ जाए वरना उसका सारा भेद खुल जाएगा। लेकिन नैना अपने अहंकार में चूर मुस्कुराते हुए अपने काम करती रह गई और उसने
अपनी सास का फोन नहीं उठाया। इधर सुजाता जी सारी सच्चाई जानकर सतब रह गई थी। बालकनी से लौटते हुए उन्होंने रसोई घर की तरफ नजर घुमाई तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर सचमुच ताला लगा हुआ है। यह देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया कि उनकी बेटी अपने ससुराल में यह क्या कर रही है। उनकी आंखों में नमी उतर आई। तभी गीता जी फिर से हॉल में आ गई। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि सुजाता जी को चाय नाश्ता कहाँ से करवाए। वह शर्म के मारे उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। सुजाता जी उनके पास आई और उनकी हथेली को थामते हुए बोली कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। यह सब सुनकर गीता जी हैरान रह गई तो सुजाता जी कहने लगी कि एक तो मैंने रसोई पर लटका हुआ ताला देखा और ऊपर से मैं बालकनी में आपको बुलाने के लिए गई थी तो मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आज के बाद से मेरी बेटी आपके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगी। मैं आज यहाँ मामला सुलझाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर सुजाता जी वहीं सोफे पर बैठ गईं। गीता जी भी उनके पास ही बैठ गईं और सोचने लगी कि सुजाता जी कितनी अच्छी हैं, जो अपनी बेटी को सही राह दिखाना चाहती हैं। वरना कुछ माएं ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को गलत करते हुए देखकर भी कुछ नहीं कह पाती हैं। जब 2 घंटे के बाद नैना ऑफिस से घर आई तो हॉल में अपनी माँ को बैठा देखकर खुशी से जाकर उनके गले लगने को हुई, मगर सुजाता जी ने उसे दूर करते हुए कहा, 1 मिनट बेटी, अगर तुम मेरा सम्मान करने का दिखावा करने जा रही हो तो मैं तुम्हारे इस दिखावे से पिघलने वाली नहीं हूँ। यह सुनकर नैना दंग रह गई और कहने लगी, क्या हुआ माँ, इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही हो? तो सुजाता जी भरे गले से बोली, बेटी, तुम्हारी सास भी तो माँ के समान है। तुम अपनी सास का अपमान कर रही हो तो तुम्हारी माँ खुश कैसे हो सकती है? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम ऑफिस जाने से पहले अपने घर की रसोई पर ताला लगा जाओ? यह सुनकर नैना सब पक गई और कहने लगी, वह तो मैं बस सुरक्षा की दृष्टि से ताला लगा कर जाती हूँ। वह रसोई में बिल्ली वगैरह आती है ना। सुजाता जी गुस्से में बोली कि अगर तुम्हें बिल्ली का डर है तो तुम अपनी सास से कह दिया करो, वह ऐसे ही दरवाजा बंद कर दिया करेंगी। लेकिन आज के बाद से तुम रसोई घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगाओगी। मैं अच्छे से समझती हूँ कि बिल्ली तो बस बहाना है, मगर फिर भी मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम अपनी सास की जगह खुद को रखकर सोचो कि अगर तुम्हारी कोई बहू होती और वह तुम्हारे साथ ऐसा करती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? अपनी छोड़ो, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। तुम्हारी भाभी भी कहीं बाहर जाने से पहले रसोई में ताला लगा दे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? घर में कभी भी कोई मेहमान आ जाता है, वह घर की रसोई पर ताला लगा हुआ देखेगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? अब नैना अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह चुपचाप रसोई के दरवाजे पर गई और उसने ताला खोलकर अपनी सास के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर सुजाता जी की ओर देखते हुए बोली कि माँ, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करूँगी। आप प्लीज यह बात यहीं खत्म कर दीजिए। आप किसी और को यह बात मत बताइएगा, क्योंकि प्रशांत को भी यह सब पता नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा तो वह मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। सुजाता जी ने कहा, बेटा, कभी भी अहंकार में आकर किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे ना, तो कल को कोई हमारा भी दिल दुखाएगा, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल यही चुनना पड़ता है। इसीलिए समय रहते अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए और सच्चे दिल से उस गलती के लिए पश्चाताप करना चाहिए। नैना ने धीरे से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। गीता देवी जी की आंखों में आंसू आ गए थे कि आज बहू की माँ ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलवा दिया था। नैना अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि माँ, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करके लाती हूँ,
तो गीता जी ने गदगद कंठों से कहा, नहीं बहू, आज तुम माँ के साथ बैठकर बातें करो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। तो नैना धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर ठीक है माँ, जहाँ से इस गलती की शुरुआत हुई थी वहीं से मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। आप प्लीज अपने स्पेशल वाले पकौड़े आज फिर से बना दीजिए, पापा जी को भी वह पकौड़े बहुत पसंद है ना। गीता जी ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। फिर दोनों सास बहू मिलकर चाय नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सुजाता जी भी उनके पास रसोई में ही थी। भीतर से श्याम सुंदर जी भी सारी बातें सुन चुके थे और वह भी आज बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी को उनका सम्मान वापस मिल चुका है। दोस्तों, बूढ़े माँ बाप को कभी भी सताना नहीं चाहिए। बुढ़ापा एक ऐसा सच होता है जो हर किसी को आता है। इसीलिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, उन्हें कभी भी पीड़ा मत पहुँचाओ, नहीं तो जो कर्म करोगे वो यहीं पर भुगत के जाना है। सच्चाई कभी छिपती नहीं है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।